अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस वीडियो लेसन में हम एक सवाल डिस्कस करेंगे और ये सवाल ऑटम 2023 का सवाल है। ऑटम 2023 का क्वेश्चन नंबर 8 है आईकेप के एमएफए के पास पेपर्स का। और ये सवाल हर उस बच्चे के लिए रेलेवेंट है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहा है और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल या डिस्काउंटिंग वगैरह की ट्रीटमेंट्स की प्रैक्टिस करना चाहता है। तो ये सवाल डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के बारे में है टेक्निकली। सवाल को अगर मैं पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है प्लास्टो प्लास्टिक लिमिटेड पीपीएल इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। एक ऐसी कंपनी है जो 100% इक्विटी फाइनेंस्ड है। 100% इक्विटी फाइनेंस कंपनी का मतलब यह है कि इसके पास किसी किस्म का कोई डेट नहीं है, किसी किस्म का कोई उधार नहीं है, पूरी की पूरी इक्विटी बेस्ड कंपनी है। Following information has been extracted from PPL's financial statements as at 30th June 2023। 30 जून 2023 की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्फॉर्मेशन नंबर 1, 2, 3 और 4, चार इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं। हम देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है। फिर बोलता है पीपीएल इज कंसिडरिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट विच विल रिक्वायर एन इनिशियल outlay of 600 million and is considering financing it with a 1-for-3 rights issue। अब कंपनी एक नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रही है, एक नया काम, एक नया प्रोजेक्ट करेगी और उस नए प्रोजेक्ट में 600 मिलियन रुपीस की जरूरत होगी। और वो 600 मिलियन रुपीस भी इक्विटी के जरिए आएंगे, राइट्स इशू के जरिए आएंगे, यानी कि कंपनी 100% इक्विटी फाइनेंस्ड ही रहेगी। कंपनी का राइट्स इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स देगी और उन्हीं से पैसे लेगी। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द न्यू इन्वेस्टमेंट। अब नई इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। रिक्वायरमेंट क्या है? यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल डिटरमाइन वेदर पीपीएल शुड अंडरटेक द न्यू इन्वेस्टमेंट। क्या कंपनी को ये नई वाली इन्वेस्टमेंट अंडरटेक करनी चाहिए, हाँ या नहीं? देखें, अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट अंडरटेक करनी चाहिए या नहीं, इसको इवेल्युएट करना है तो मैं ये देखूंगा कि भाई इस काम को करने से मुझे कोई फायदा होगा, मुझे कोई बेनिफिट्स होंगे, मेरी अगर इक्विटी है तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर हाँ तो ये काम करूंगा और ना तो ये काम नहीं करूंगा। तो अब अगर हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं, पहले तो देखें हमारे पास एक चीज है प्री प्रोजेक्ट या प्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से पहले क्या है? तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले मेरे हालात क्या थे, इन्वेस्टमेंट के बाद मेरे हालात क्या है, और मुझे इससे ये पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मेरे हालात किस तरह से चेंज हुए। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीपीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट 30 जून 2023। 30 जून 2023 की इन्फॉर्मेशन है। प्री इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट से पहले की जो इन्फॉर्मेशन है वो है। नंबर 1, पीपीएल हैज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 150 मिलियन विद अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। कंपनी के पास 150 मिलियन रुपीस का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो रुपीज 10 है। क्या इससे कुछ चीजें मेरे पास कैलकुलेट होकर आ सकती है? बिल्कुल, नंबर ऑफ शेयर्स मिल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं ढूंढूं तो टोटल वैल्यू 150 मिलियन है। एक शेयर अगर 10 रुपीस का है तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 मिलियन शेयर्स हैं। अभी अभी 15 मिलियन शेयर्स हैं। फिर सवाल बोलता है ऑन 30th जून 2023, यानी कि बिल्कुल अभी, पीपीएल हैज पेड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹25 पर शेयर। ये डी नॉट कहलाता है, डी जीरो कहलाता है, या डिविडेंड जस्ट पेड कहलाता है। अभी अभी जो डिविडेंड दिया है वो 25 का है। ये अभी अभी जो डिविडेंड दिया है वो है। अगर मैं किसी शेयर की डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मैं अभी अभी वाले डिविडेंड को कंसिडर नहीं करता। मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वाले डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू लेता हूं। डी नॉट जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर में शामिल नहीं होती और ये डिविडेंड पे भी हो चुका। अच्छा, फिर लिखा हुआ है पीपीएल एक्सपेक्ट्स द नेक्स्ट थ्री एनुअल डिविडेंड पेमेंट्स टू बी ₹25 पर शेयर। नेक्स्ट थ्री का मतलब ये हो गया कि लेट से आज तो 30 जून 2023 है, ठीक है ना? 30 जून 2023 आज का दिन है, आज का दिन है। अब वो बोलता है पीपीएल एक्सपेक्ट्स नेक्स्ट थ्री एनुअल डिविडेंड पेमेंट्स टू बी ₹25, यानी कि 30 जून 2024 को ₹25 का डिविडेंड पे होगा। फिर आपके पास 30 जून 2000 और
25 को 25 रुपए का डिविडेंड पे होगा। फिर आपके पास 30 जून 2026 वाले दिन भी 25 रुपए का डिविडेंड पे होगा। अगले आने वाले 3 सालों का जो डिविडेंड होगा वो 25 रुपए 25 रुपए 25 रुपए होगा। देयर आफ्टर उसके बाद 3% पर एनम ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड इन परपेचुइटी। और उसके बाद यानी कि 30 जून 2027, 30 जून 2028, 30 जून 2029, हर साल का अगले साल का जो डिविडेंड होगा ना वो 3% ज्यादा होगा। हर अगले साल का जो डिविडेंड होगा वो 3% एक्स्ट्रा होगा। हर अगले साल का जो डिविडेंड होगा वो 3% मोर होगा। अब यहां पर आपके पास देखें, आपने अगर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज कर किसी भी शेयर की मार्केट वैल्यू ढूंढनी है, मार्केट प्राइस ढूंढनी है, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो मार्केट वैल्यू होती है ना, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट्स। ठीक है जी। आपके पास जो शेयर की मार्केट वैल्यू होती है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स, ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड पेमेंट्स, जितने भी फ्यूचर में डिविडेंड्स कंपनी पे करेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो देखें ये तो ईयर नंबर 1 पर वैल्यू है, इसको हम 1 साल डिस्काउंट करेंगे, इसको 2 साल, इसको 3 साल। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट होता था कि डिविडेंड आपका परपेचुअली ग्रो कर रहा हो, यानी कि हमेशा के लिए ग्रो कर रहा हो। उसके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कहानी होती थी। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते थे और वो फॉर्मूला होता था, अगर मैं उस फॉर्मूले को यहां पर लिख कर मेंशन कर दूं, एक फॉर्मूला होता था जनाब, डी नॉट 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट। सर ये कब अप्लाई होता है? ये तब अप्लाई होता है जब डिविडेंड परपेचुअली यानी कि हर साल ग्रो कर रहे हो। हर साल यहाँ पर 3% से डिविडेंड हमेशा के लिए ग्रो करेंगे। हम अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कैसे करना है सिनेरियो में ही देख लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास लिखा हुआ रहा है द इक्विटी बीटा ऑफ पीपीएल्स शेयर इज 0.8। सर इक्विटी बीटा क्या होता है? देखिए बीटा फैक्टर जो है उसको कैलकुलेट करना एक सेपरेट बहस है, एक सेपरेट चीज़ है। दो तरह के बीटा होते हैं, एक बीटा एसेट होता है जो कंपनी का बिजनेस रिस्क रिफ्लेक्ट करता है, और एक इक्विटी बीटा होता है जो कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क रिफ्लेक्ट करता है। इक्विटी बीटा जितना ज़्यादा होता है उतना कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है, और ये हम यूज़ करते हैं अपने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढने के लिए। द एवरेज रिटर्न ऑन द स्टॉक मार्केट इज 21%, द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज 12%। देखिए आपके पास जो रिटर्न, एवरेज रिटर्न फ्रॉम मार्केट है ना, एवरेज रिटर्न फ्रॉम मार्केट, वो आपको दिया हुआ है कितना परसेंट? 21% दिया हुआ। जो आपके पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 12% दिया हुआ है। अच्छा सर, एक चीज कहलाती है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम कैसे आता है? रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट होता है रिस्क फ्री रेट, एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस गवर्नमेंट रेट ऑफ रिटर्न या रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9%। एवरेज रेट रिटर्न फ्रॉम मार्केट का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में या आम हालात में कंपनीज कितना आपको रिटर्न दे रही हैं, 21%। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि किसी ऐसी जगह अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां पर किसी किस्म का भी रिस्क नहीं है मेरे पैसों के डूबने का, तो जो रिटर्न मिलेगा वो 12% है। रिस्क प्रीमियम इन दोनों का डिफरेंस होता है। अगेन इसके लिए सेपरेट लेक्चर्स, सेपरेट वीडियोस और सेपरेट जो चीज़ें हैं उसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, जो सेपरेट फाइल्स हैं। आपके पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यानी कि जिसको हम कैपएम कहते हैं वो भी अलग से डिस्कस हुआ है। उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में ऐड कर दो बीटा फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय रिस्क प्रीमियम, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप फिर ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में ऐड कर दो बीटा मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दोनों एक ही बात है। अच्छा, बीटा यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है वो 0.8 दिया हुआ है। सेपरेट लेसन में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि बीटा इक्विटी क्या होता है। लेकिन बीटा इक्विटी एक कंपनी का रिस्क जो है वो डिटरमाइन करने की चीज़ होती है। तो अगर मैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के फॉर्मूले में सारे वेरिएबल्स पुट इन करूं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी कि 12% प्लस आपके पास बीटा फैक्टर यानी कि 0.8
मल्टीप्लाइड बाई रिस्क प्रीमियम, या फिर ब्रैकेट पे हम रिस्क प्रीमियम और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न का डिफरेंस ले लें। दोनों फॉर्मूले एक ही आंसर देंगे, दोनों एक ही बात है। रिस्क प्रीमियम का मतलब ये है कि आपने जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर जो आंसर आना चाहिए वो मेंशन करा हुआ होगा। तो 19.2% मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है, 19.2% मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है, 19.2% जो है वो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाएगा। 19.2% मेरा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कहलाएगा, और यानी कि जिसको हम के भी कहते हैं। तो हमारे पास 19.2% हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा यूजिंग कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला और सारे जितने भी उसके वेरिएबल्स मौजूद हैं। अच्छा, अब ये पहला वाला जो 25 रुपए है ये 19.2% से एक साल के लिए डिस्काउंट होगा। मैं यहाँ पर जो है वो अपनी प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेता हूँ। प्रेजेंट वैल्यूज़ अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो प्रेजेंट वैल्यूज़ में आपके पास जो है पहला वाला 25 एक साल पीछे लेकर आना है। फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। तो 25 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 19.2% पावर 1, या हर साल का डिस्काउंट फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चले हम एक काम करते हैं ना, हम डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं हर साल का अलग अलग। पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 19.2% की पावर 1। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, दूसरा डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा पहला डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 19.2 की पावर परसेंट 19.2% की पावर 1। दूसरा डिस्काउंट फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पावर 2, और तीसरा डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा पावर 3। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 19.2% की पावर 2, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 19.2% की पावर 3। इस तरह से तीनों सालों के डिस्काउंट फैक्टर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब इन 3 सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है। कैसे? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कैश फ्लो है उसको रेलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास ईयर नंबर 1 पर, यानी कि आज से 1 साल बाद जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। ये आपके पास आज से 2 साल बाद जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। ये आपके पास आज से 3 साल बाद जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। ये तो 3 वैल्यूज़ आ गई। उसने हमें ये भी बोला था कि इसके बाद हर साल डिविडेंड जो है, इसके बाद हर साल डिविडेंड जो है ना वो 3% से परपेचुइटी में ग्रो करता रहेगा। अगर ऐसा होता है तो आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है डी नॉट 1 प्लस ग्रोथ रेट के ई माइनस ग्रोथ रेट। ये 3 वैल्यूज़ तो सही हैं, लेकिन अगर मैं लेट से 30 जून 2027 की बात करूं, 30 जून 2028 की बात करूं एंड सो ऑन, तो इनके डिविडेंड्स की भी तो डिस्काउंटिंग करनी है। 30 जून 2027 वाला डिविडेंड जो है उसको भी ईयर 0 पे यानी कि 2023 पे लेकर आना है। 30 जून 2028 वाला जो डिविडेंड है उसको भी ईयर नंबर 0 पे लेकर आना है। अब ये कैसे करेंगे? ये आप ऐसे करोगे कि सबसे पहले तो आप 30 जून 2026 को जो है ना वो ईयर नंबर 0 कंसिडर कर लो। अगर आप इसको ईयर नंबर 0 कंसिडर करते हो तो आपका जो फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा वो अप्लाई होता है डी नॉट, अभी वाला डिविडेंड, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट। होगा ये कि मैं डी नॉट यानी कि 30 जून 2026 वाला डिविडेंड लूंगा, गौर से सुनिएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस ग्रोथ रेट, जिस रेट से हर साल डिविडेंड्स ग्रो होने हैं, जो कि 3% है, और फिर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा के ई यानी कि 19.2% माइनस ग्रोथ रेट यानी कि 3% से। ठीक है जी, मैंने साल 2026 वाला डिविडेंड लिया जो कि 25 रुपए था, उसको डी नॉट माना, उसको ईयर 0 की वैल्यू मानी, उसको आज की वैल्यू मानी, और फिर मैंने 1 प्लस ग्रोथ रेट यानी कि 1 प्लस 3% डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट अप्लाई करा। इस फॉर्मूले से क्या होगा, साल 2027, 2028, 2029, 2030,
31, 32, 33, 40 हर साल वाले डिविडेंड्स की डिस्काउंटिंग हो जाएगी। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब डिविडेंड्स ग्रो हो रहे हो, लेकिन डिस्काउंटिंग होकर ये 2023 पर नहीं पहुंचेगा। ये बात क्रिटिकली आप समझें कि देखें, ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है ये हम 26 पे अप्लाई कर रहे हैं। हम 26 के डिविडेंड को डी नॉट ले रहे हैं, हम साल 2026 के डिविडेंड को डी नॉट ले रहे हैं और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये 2026 का डिविडेंड इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, इसमें 2027, 2028, 2029, 2030, 31, 32 आगे आने वाले जितने भी साल हैं उनके डिविडेंड की डिस्काउंटेड, उनके डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अलबत्ता ये जो वैल्यू आएगी ये साल 2026 पर पहुंची होगी। ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी, डिस्काउंटिंग कर कर आंसर आएगा, ये साल 2026 पर पहुंचा होगा। ये बात समझे, ये जो वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने 2026 को ईयर जीरो कंसिडर करा है, तो 2027, 28, 29, 30, 31 वाली चीजें 2026 पर पहुंचेंगी। लेकिन सर हमारा तो बेस ईयर था ईयर नंबर 2023, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ये वैल्यू जो है इसको 30 जून 2023 पर लेकर आना है। तो 30 जून 2023 पे लेकर आने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, हम इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे, आप यहीं पे कर लें। इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस कितने से, 26 से 25 1 साल, 24 2 साल, 23 3 साल। हम इसको 19.2% पावर 3 से फर्दर डिवाइड करेंगे। हम इसको 26 से 2023 पे लेकर आएंगे तो वो बनेगा 93.84। ठीक है, पहले आपने डी नॉट 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। उससे 27, 28, 29, 30 वाली वैल्यू 26 पर आकर पहुंची। जब वो 26 पर आकर पहुंच गई, अब वो 26 पे से 23 पे लेकर आने के लिए मजीद 3 साल डिस्काउंटिंग कर 93.8 करना है। तो आपके पास मार्केट वैल्यू पर शेयर जो होगी वो हो जाएगी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। यानी कि आपने 2024 के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, 2025 के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, 2026 के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू और 2027, 28, 29, 30, 31, 32 वाले सालों के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू को इकट्ठा करना था। तो फाइनली जो आपका फाइनल आंसर बनेगा ना, फाइनल आंसर आपका 147.178 पर शेयर वैल्यू बनेगी। एज पर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, एज पर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एक शेयर की वैल्यू 147 समथिंग बन रही है। इसमें 2024 वाले डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, 2025 वाले डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, 2026 वाले डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू शामिल है और 2027 ऑनवर्ड्स वाले डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने एक स्पेशल काम किया, वो भी इसमें शामिल है। अब टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि अभी मेरी इक्विटी की टोटल वैल्यू कितनी है? देखिए, ये एक शेयर की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स 15 मिलियन है। 147.1788 एक शेयर की वैल्यू है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 15 मिलियन है। तो अगर मैं 15 मिलियन को 147.1788 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि सारे शेयर्स जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको एक शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कंपनी की जो टोटल मार्केट वैल्यू है, सारे शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो आ जाएगी। सो 15 मल्टीप्लाइड बाई 147.1788 यानी कि 2207.681। ये इस कंपनी की मौजूदा, ये इस कंपनी की करंट, ये इस कंपनी की मौजूदा वैल्यू है, यानी कि जो इक्विटी है उसकी टोटल वैल्यू ये आ रही है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट इन्वेस्टमेंट पर। पहले तो ये एक चीज हो गई, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, पोस्ट इन्वेस्टमेंट सर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू में कोई चेंज आया है? लिखता है पीपीएल इज कंसिडरिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट विच विल रिक्वायर एन इनिशियल आउटले ऑफ 600 मिलियन। 600 मिलियन रुपयों की जरूरत होगी, लोगों से 600 मिलियन रुपया लिया जाएगा। एंड इज कंसिडरिंग फाइनेंसिंग इट विद अ 1-for-3 राइट्स इशू, और राइट्स इशू करे जाएंगे और 1-for-3 राइट्स इशू होंगे। ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने? ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो मेरे पास 15 मिलियन है। राइट्स इशू कितना होगा?
राइट्स इशू की अगर बात करें 143 का मतलब ये होता है किसी के पास 3 शेयर है तो उसको एक नया शेयर दिया जा रहा है। किसी के पास अगर 3 शेयर्स हैं तो उसको एक नया शेयर दिया जा रहा है, तो 3 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 मिलियन। न्यू नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स जो होगा, अब कंपनी में 20 मिलियन शेयर्स होंगे। ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द न्यू इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट will enable PPL to increase the dividend to ₹26 per share on 30th June 2024। इस नई इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका जो 30 जून 2024 का डिविडेंड होगा वो 26 हो जाएगा, पहले वो 25 होता था। And all subsequent dividends would increase by 5% per annum in perpetuity। और उसके बाद हर साल का डिविडेंड जो है, और उसके बाद हर आने वाले साल का जो डिविडेंड है वो 5% से इंक्रीज हो रहा होगा, जैसे पहले 3% से हो रहा था। The investment is riskier than the average of PPL's existing investments and therefore the beta would increase to 1.05। नया एक बीटा होगा और वो 1.05 होगा। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करूं तो हमारे पास बीटा जो है ना वो चेंज हो रहा है, और बीटा 1.05 हो जाएगा। बीटा अगर 1.05 हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 12% है, प्लस बीटा जो कि 1.05 है, मल्टीप्लाइड बाई या तो रिस्क प्रीमियम कर लो या तो दोनों का डिफरेंस ले लो। तो अगर रिस्क प्रीमियम वाली हालत से जाते हैं तो 21.45% नया वाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन रहा है। ठीक है जी, जो हमारी वर्किंग्स में यूज होगा। सेम फॉर्मूला यूज किया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का, और मैंने जो है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 12% प्लस बीटा फैक्टर यानी कि 1.05 को मल्टीप्लाई कर दिया है रिस्क प्रीमियम यानी कि 9% से, 21.45% ये आ गया। अच्छा जी, अब वो बोलते हैं 30 जून 2024 का डिविडेंड 26 रुपये होगा। ठीक है, इसकी तो एक साल की डिस्काउंटिंग होगी। इसकी कितने सालों की डिस्काउंटिंग होगी? एक साल की। तो एक काम करते हैं, इसका डिस्काउंट फैक्टर और इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो निकाल लेते हैं। डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 21.45% पावर 1, और प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी? 26 मल्टीप्लाइड बाय आंसर। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा क्या है? 30 जून 2024 को ईयर जीरो कंसिडर करो। 30 जून 2024 को ईयर नंबर जीरो कंसिडर करो, और फिर उसके बाद 30 जून 2025 आएगा, फिर 30 जून 2026 आएगा, एंड सो ऑन। और इन सारे सालों के जो डिविडेंड्स हैं वो उनकी ईयर 2024 के आखिर में वैल्यू लेने के लिए डी नॉट यानी कि 26 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट यानी कि 5% डिवाइडेड बाई के ई यानी कि 21.45% माइनस जी यानी कि ग्रोथ रेट यानी कि 5%। तो इससे आपके पास यानी कि D01 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई के ई माइनस ग्रोथ रेट से 30 जून 2025, 30 जून 2026, 30 जून 2027, 30 जून 2028, 30 जून 2029 एंड सो ऑन सारे सालों के डिविडेंड्स आकर 30 जून 2024 पर बैठेंगे। लेकिन क्योंकि हमें इनको 30 जून 2023 पर लेकर आना है तो हम इसको फर्दर 1 प्लस 21.45% से करेंगे डिस्काउंट। और अब हम अपने पास जो है ना वो मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी होगी? एक तो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू यानी कि 158.0547। ठीक है जी, 158.0547। अच्छा, अब अगर मैं टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी ढूंढूं, अगर मैं टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी अब कैलकुलेट करूं तो मैं बोलूंगा कि अब मेरे पास 20 मिलियन शेयर्स हैं, और अब इनकी वैल्यूएशन 158.0547 के हिसाब से 3161.094 बन जाती है।
अब देखो यहाँ पर इंक्रीज इन टोटल इंक्रीज इन वेल्थ कितना है, टोटल इंक्रीज इन वेल्थ, यानी कि पहले और अभी शेयर्स की वैल्यू 3161.094 है, पहले इन शेयर्स की वैल्यू 2207.682 होती थी। यानी कि पहले तो ये देखो कि वैल्यूएशन में इंक्रीज कितना, वैल्यूएशन में इंक्रीज कितना, वैल्यूएशन में टोटल इंक्रीज इन वेल्थ जो है ना वो 953.413 है। लेकिन एक चीज याद रहे कि यहां पर ये लिखा हुआ था पीपीएल इज कंसिडरिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट विच विल रिक्वायर एन इनिशियल आउटले ऑफ 600 मिलियन। ये जो इंक्रीज आया है इसमें से 600 मिलियन तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से है ना, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो फायदा कितना हुआ है, फायदा 353 का हुआ, ठीक है ना। यानी कि यहां पर इसने ये पूछा था डिटरमाइन वेदर पीपीएल शुड अंडरटेक द न्यू इन्वेस्टमेंट, हम कहेंगे यस, क्योंकि ये जो इंक्रीज वो वाला इंक्रीज है वेल्थ में जो वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से वो पॉजिटिव 353 है, तो आपका आंसर यस होगा। अच्छा सर ये 600 रुपये माइनस कैसे क्यों किए, देखिए इसको यूं समझे, लेट से आपने किसी कंपनी के 10 शेयर्स लिए हुए थे, एक शेयर 10 रुपए का था। लेट से आपने एक कंपनी के 10 शेयर्स लिए हुए थे और एक शेयर 10 रुपए का था, कितने रुपए बने 100। एक साल बाद आपके पास उस कंपनी के 10 शेयर्स ही थे और एक शेयर की वैल्यू 12 थी, तो कितने हो गए पैसे 120। आप यहां पर ये कह सकते हो कि यार साल के शुरू में 10 शेयर्स थे 10 रुपए वाले तो 100 रुपए थे, साल के आखिर में वही 10 शेयर्स 12 रुपए के हो गए तो 120 रुपए हो गए, यानी कि 20 रुपए की वेल्थ में इंक्रीमेंट है, इंक्रीज है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपको इसको यूं चेंज कर बोलूं कि साल के शुरू में 10 शेयर्स थे 10 रुपए वाले 100 रुपए, साल के आखिर में ड्यूरिंग द ईयर आपने दो और शेयर्स खरीदे, ड्यूरिंग द ईयर आपने दो और शेयर्स खरीदे और साल के आखिर में अब आपके पास कंपनी के 12 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, यानी कि आपके पास 120 रुपए के शेयर्स हैं। तो यहां पर आप ये कहोगे कि यार 100 से 120 वैल्यू तो इंक्रीज हुई है, लेकिन वो जो 20 रुपए इंक्रीज होना है वो तो इसलिए क्योंकि मैंने ही नई इन्वेस्टमेंट करी थी, मैंने कुछ कमाया नहीं, वेल्थ में एग्जिस्टिंग शेयर्स की वेल्थ में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, बल्कि ये तो इंक्रीमेंट इसलिए आया क्योंकि मैंने ही न्यू इन्वेस्टमेंट करी थी। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑल्दो टोटल इंक्रीज 953 का है, लेकिन 600 रुपए तो तुम अपने घर से लेकर आए थे इसलिए इंक्रीज हुआ ना। तो जो ओरिजिनल वैल्यूएशन में या वर्थ में आपका इंक्रीज है वो तो 353 है ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, इसको अच्छे से देखें, सॉल्व करें। डिविडेंड वैल्यूएशन के लिए अच्छा सवाल था, आई होप कि आपकी प्रैक्टिस होगी और इसमें आपको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल करने को मिलेगा। थैंक यू।